हेलो दोस्तों, नारायण महेश्वरी सॉरी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। अब तक हमने जो बात की थी वो हमने बात की थी कि शिलालेखों में हमारे लघु शिलालेख हो चुके हैं और वृहद शिलालेख हो चुके हैं, और स्तंभ लेख में हम स्तंभ लेख की बात कर रहे थे, तो हम वृहद स्तंभ लेख की बात कर रहे थे। वृहद स्तंभ लेख में मैंने आपको बताया कि वृहद स्तंभ लेख जो है वो बेसिकली हमको जो है यानी कि 6 स्थानों से 7 लेख मिलते हैं। ठीक है, तो 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं, जिसमें मैंने आपको यानी कि दिल्ली टोपरा बताया और दिल्ली मेरठ बताया। ठीक है, सो हमने बात की दिल्ली टोपरा दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की, और अब हम बात करेंगे यानी कि लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, तो अब जो है लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख की हम बात करते हैं, तो लौरिया नंदनगढ़, ठीक है, और लौरिया अरेराज और रामपुरवा, ये तीनों अभिलेख जो दोस्तों, ये तीनों अभिलेख लौरिया नंदनगढ़, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं लौरिया नंदनगढ़ की, ठीक है, तो लौरिया नंदनगढ़ जो अभिलेख है वो हमको मिलता है चंपारण बिहार से। ठीक है, चंपारण बिहार से मिलता है, तो बिहार का चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से हमको मिलता है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो बिहार का है, वहाँ से हमको ये प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें अब जो है विशेषता है कि इसमें उत्तर की तरफ मुंह किए हुए सिंह की आकृति मिलती है। उत्तर की तरफ मुंह किए हुए, ठीक है, सिंह की आकृति, ठीक है, शेर की आकृति यानी सिंह की आकृति मिलती है यहां पर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम कह सकते हैं अभिलेख है, वो हमको स्तंभ अभिलेख है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? लौरिया नंदनगढ़ से। ठीक है दोस्तों, लौरिया नंदनगढ़ की बात में हम बात करते हैं कि लौरिया अरेराज, ठीक है, लौरिया अरेराज, फिर वही चंपारण बिहार, ठीक है, चंपारण बिहार से प्राप्त होता है। ठीक है, तो चंपारण बिहार से प्राप्त होने वाला ये अभिलेख। ठीक है, रामपुरवा कहाँ से प्राप्त होता है? यानी कि रामपुरवा अभिलेख जो है लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, ठीक है, और रामपुरवा। ठीक है, तो जो रामपुरवा अभिलेख है वो हमको प्राप्त होता है ठीक यहीं से, यानी कि चंपारण बिहार से। ठीक है, तो चंपारण बिहार से हमको 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, ठीक है, और जो है हम बात कर सकते हैं रामपुरवा अभिलेख की। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि प्रयाग स्तंभ लेख का, और एक और चीज, ठीक है, रामपुरवा अभिलेख, लौरिया अरेराज, ठीक है, और प्रयाग स्तंभ लेख। तो प्रयाग स्तंभ लेख ये जो है पहले कौशाम्बी अभिलेख यानी इलाहाबाद का अभिलेख था, ठीक, कौशाम्बी अभिलेख था। इसको बाद में अकबर के समय यानी हम कह सकते हैं, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि अकबर के समय इसको इलाहाबाद लाया गया था। ठीक है, तो इसी अभिलेख को कौशाम्बी में जो था स्थित था, तो अकबर के समय संभवतः जहांगीर द्वारा लाया गया था। तो अकबर के समय संभवतः जहांगीर द्वारा लाया गया था, अकबर के समय जहांगीर द्वारा इलाहाबाद में लाया गया था, समय जहांगीर द्वारा इलाहाबाद में लाया गया, यानी आज का मॉडर्न डे प्रयागराज इलाहाबाद में लाया गया। ठीक है दोस्तों, और ये एक ऐसा अभिलेख है दोस्तों जिसमें 3 यानी कि 3 शासकों को या 3 सम्राटों का नाम उल्लेखित है इस पर। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो एक तो अशोक, ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त, और तीसरा जहांगीर तथा जहांगीर। ठीक है, तो 3 सम्राटों का नाम इस पे
इस अभिलेख में 3 सम्राटों के नाम का उल्लेख हमको मिलता है, वर्णन मिलता है, और जहांगीर की वंशावली का भी वर्णन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो प्रयाग स्तंभ लेख हो गया, रामपुरवा हो गया, ठीक है, लोरिया अरराज हो गया, और जो है हमने बात की कि नंदनगढ़ हो गया, और जो है दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ अभिलेख। तो ये 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं 7 अभिलेख। 7 सिर्फ अभिलेख जो मिलते हैं वो दिल्ली टोपरा में मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि आपको याद रखने का एक तरीका बता दूं, इन 6 जगहों में से 3 जगह में बिहार में मिलते हैं, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरराज, कई जगह अरेराज लिखा था, लोरिया अरराज, और जो है रामपुरवा अभिलेख। ये तीनों चंपारण बिहार से, ठीक है, पश्चिमी चंपारण बिहार से मिलते हैं। फिर जो हमको मिलते हैं दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, ठीक है, और फिर लास्ट में हमको जो है प्रयाग यानी कि यूपी से। ठीक है, तो ये तो हमने बात की थी स्तंभ लेखों की बात। ठीक है, तो स्तंभ लेखों की बात यानी कि बृहत स्तंभ लेखों की बात कर ली। अब अशोक ने कुछ जो है लघु स्तंभ लेख लिखवाए। लघु स्तंभ लेख यानी कि इनमें सिर्फ एक एक लेख लिखा गया है, यानी कि 7 नहीं होकर एक एक लेख का एक जो है स्तंभ लेख लिखवाया गया। इस पे इन स्तंभ लेखों में सिर्फ एक एक लेख मिलता है, इसलिए इसकी श्रेणी क्या रखी गई है, लघु स्तंभ लेख, क्योंकि इसमें एक ही लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं लघु स्तंभ लेख की। सांची, सांची यानी कि हम कह सकते हैं रायसेन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एमपी का रायसेन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, वहां से मिलता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें अशोक ने अपने महामात्यों को आदेश दिया है कि इसको संघ भेद अभिलेख भी कहते हैं, और इवन इसको भी संघ भेद अभिलेख कहते हैं। तो दोनों को संघ भेद अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, संघ भेद अभिलेख, ठीक है, अभिलेख कहते हैं। तो इसमें सांची में अशोक ने क्या कहा है, अशोक ने यानी कि ये अपने महामात्यों को आदेश दिया है कि संघ भेद को रोका जाए, और यदि कोई यानी कि यदि कोई भिक्षुणी यानी कि यदि कोई संघ भेद करता है तो उसको जो है एक कठोर जो है दंड का प्रावधान किया गया है कि संघ भेद करने वालों को जो है निवस्त्र करके यानी निर्वस्त्र करके संघ से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो है यानी कि इसको निर्वस्त्र करके और श्वेत वस्त्र पहनाकर, यानी कि निर्वस्त्र यानी कि कहने का मतलब है श्वेत वस्त्र पहनाकर, उसको श्वेत वस्त्र पहनाकर संघ से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दंड का प्रावधान दिया गया था इसमें कि सांची में ये बोला गया था अमात्य को कि कोई भी संघ भेद करता है उस व्यक्ति को श्वेत वस्त्र पहनाकर और जो है संघ से बाहर कर दिया जाए और उसको एक अयोग्य स्थान पर भेज दिया जाए। तो हम कह सकते हैं इसकी विषय वस्तु क्या है कि संघ भेद करने वालों को श्वेत वस्त्र पहनाकर संघ से बाहर कर दिया जाए, ठीक है, तो ये इसकी विषय वस्तु है। सारनाथ यानी कि वाराणसी, ठीक है, यानी कि सारनाथ यानी वाराणसी। ठीक है दोस्तों, वाराणसी में यानी यूपी, इसमें भी अपने महामात्यों को संघ भेद रोकने के लिए बात की कि संघ में किसी भी तरह का यानी बौद्ध संघ कहने का मतलब है बौद्ध संघ में, यानी कि बौद्ध जो संघ थे उनमें किसी भी तरह का भेद नहीं होना चाहिए, वो टूटने नहीं चाहिए। तो संघ भेद को रोकने का आदेश दिया है, संघ भेद रोकने का आदेश, संघ भेद का आदेश, ऐसे आदेश।
ठीक है दोस्तों। कौशाम्बी यानी कि प्रयाग प्रशस्ति और कौशाम्बी। प्रयाग प्रशस्ति तो मैंने आपने कहा कि 3 राजाओं का अभिलेख मिलता है, ठीक है, 3 राजाओं का वर्णन मिलता है। तो यहीं से जो है प्रयाग से हमको एक लघु स्तंभ, जैसे एररगुडी से हमको मिलता है लघु शिलालेख और वृहद शिलालेख, ऐसे ही हमको यहाँ से भी एक जो है लघु शिलालेख मिलता है। ठीक है, इसको रानी का अभिलेख कहते हैं क्योंकि इसमें प्रथम बार यानी कि अशोक की पत्नी कारुवाकी का वर्णन मिलता है। तो इस अभिलेख में अशोक की पत्नी कारुवाकी का वर्णन मिलता है। तो कारुवाकी का वर्णन, क्योंकि इसमें अशोक की रानी का वर्णन मिलता है तो इसलिए इसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो रानी का अभिलेख, रानी का अभिलेख कहते हैं इसको दोस्तों। ठीक है, रानी का अभिलेख कहते हैं। और अशोक की रानी कारुवती को तिवर मातु कहा है। तिवर मातु तिवर की माता, यानी कारुवाकी का जो पुत्र कौन था, तिवर, तो इसको तिवर की माता के रूप में वर्णन हुआ है। तिवर की माता के रूप में वर्णन, की माता के रूप में वर्णन। और इसमें कारुवाकी द्वारा दिए गए दान का वर्णन मिलता है। तो कारुवाकी ने दान दिया था, उसी का ही वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि रोमिंदई। रोमिंदई ये जो है नेपाल में है। ठीक है, भगवानपुर तहसील है जो रोमिंदई डिस्ट्रिक्ट, तो नेपाल में है। ठीक है, और अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष में, शासन के 20वें वर्ष में भगवान, यानी कि शासन के 20वें वर्ष में, 20वें वर्ष में भगवान बुद्ध के जन्म स्थली लुम्बिनी ग्राम की यात्रा करता है। ठीक है, 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा करता है, की यात्रा, इसका वर्णन मिलता है। तो 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा करता है। और जब ये लुम्बिनी ग्राम की यात्रा करता है दोस्तों, स्वाभाविक है कि अशोक ने जो है यहाँ पर जो हम कह सकते हैं बलि और भाग नामक कर को जो है कम कर दिया। यानी कि इसने जो है हम कह सकते हैं इसने यहाँ पर कर को 1/8 कर दिया। तो लुम्बिनी ग्राम का कर कितना कर दिया, घटाकर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। तो हम कह सकते हैं कर घटाकर 1/8 कर दिया। कर घटाकर, क्योंकि ये भगवान बुद्ध का ग्राम था, तो इसलिए जो है इस यात्रा के दौरान वहाँ के गांववासियों को इसने तोहफा दिया और वहाँ का जो राजस्व कर था वो 1/8 कर दिया। ठीक है, कर दिया। ठीक है, तो ये 1/8 जो है कर दिया। ये सबसे छोटा स्तंभ लेख कहलाता है। तो सबसे छोटा स्तंभ लेख है, सबसे छोटा स्तंभ लेख है ये, सबसे छोटा स्तंभ लेख। ठीक है, लेख। और इसको आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं क्योंकि करों के बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है, तो हम इसको आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आर्थिक अभिलेख। ठीक है, आर्थिक अभिलेख भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली आर्थिक अभिलेख भी कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करें निगाली सागर और निगललीवा। इसको निगलीवा भी कहते हैं और निगाली सागर अभिलेख भी कहते हैं। निगाली सागर अभिलेख रोमनदेही के पास में ही है। ठीक है, और इसमें जो है अशोक ने 14वें वर्ष, अपने शासन के 14वें वर्ष कनक मुनि की जो गुफा थी, कनक मुनि यानी कनक मुनि किसको कहते हैं, भगवान बुद्ध को कहते हैं, उसकी गुफा का यानी कि उसका हम कह सकते हैं उसको बढ़ाकर 2 गुना कर दिया उसका आकार। ठीक है, तो कनक मुनि की 14वें वर्ष में, शासन के 14वें वर्ष में कनक मुनि यानी कि भगवान बुद्ध की गुफा को 2 गुना किया।
किया। और यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है रुमिनदई में कि वो भगवान बुद्ध को भगवा कहते हैं, यानी भगवान का जो है हम कह सकते हैं भगवान के रूप में उल्लेखित करता है। तो रुमिनदई अभिलेख में भगवान बुद्ध को वो भगवान के रूप में जो क्या करता है, भगवान के रूप में उल्लेखित करता है, भगवान कहता है बुद्ध को। ठीक है, तो ये हमने देखा कि शासन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की, कर 1/8 कर दिए यहाँ पर। ठीक है, और सबसे छोटा स्तंभ लेख कहलाता है और इसको आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर बलि और जो है भाग नामक कर को भी इसने हटा दिया था, वो एक अलग बात है। 14वें वर्ष में कनक मुनि की गुफाओं को इसने दोगुना किया यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है हमने बात की थी कि स्तंभ लेखों की, यानी कि वृहद स्तंभ लेख की बात की, फिर हमने लघु स्तंभ लेख की बात की। लघु स्तंभ लेख में जो इम्पोर्टेंट थे रुमिनदई, निगाली सागर, फिर हमने बात की कि निगाली सागर, फिर हमने जो बात की थी वो ये थी कि सांची और सारनाथ के संघ भेद अभिलेख कहते थे। ये रायसेन में है, एमपी में है। संघ भेद करने वालों को श्वेत वस्त्र पहनाकर संघ से बाहर कर दिया जाए। ठीक है, ये अपने महामात्य को आदेश देता है अशोक। ठीक है, अपने महामात्य को आदेश देता है। ठीक है, और ऐसे ही वाराणसी में संघ भेद का आदेश दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने अशोक के जो है स्तंभ लेख की बात और तक हमने अभी कर ली है। अब हम बात करते हैं अशोक के जो है गुहा लेख के बारे में। ठीक है, अशोक के गुहा लेख के बारे में अगर मैं बात करूं तो गुहा लेख यानी कि ऐसे लेख जो गुफाओं में लिखाए गए थे। ठीक है, गुफाओं में लिखाए गए गुहा लेख कहलाते हैं। तो अशोक ने दक्षिण बिहार में, यानी कि बराबर की पहाड़ियों को काटकर, ठीक है, बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, बिहार में, बिहार में बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर उसने आजीवक संप्रदाय को, आजीवक संप्रदाय के जो श्रमण थे, आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षु थे, यानी श्रमण किसे कहते हैं, भिक्षुओं को कहते हैं। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षु थे उनको रहने के लिए ये दान में गुफाएं दी गई। तो उसने बराबर की पहाड़ियों को कटवाया और कटवाकर तो आजीवक संप्रदाय को दान में दी। तो अशोक ने किसको दी, आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय भारत का पहला ऐसा माना जाता है नास्तिकवादी संप्रदाय है जो फुलतः भौतिकवादी विचारधाराओं पर जो है यानी अमल करता है। ये पूरी तरह से भौतिकवादी विचारधाराओं का अमल करने वाला संप्रदाय है। और ये जैन, और हम कह सकते हैं कि यानी कि हिंदू वैदिक साहित्यों को जो है, वैदिक साहित्यों को चैलेंज करते हुए और वैदिक साहित्यों को हम कह सकते हैं वैदिक साहित्यों का विरोध करते हुए आजीवक संप्रदाय ने जो है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना होती है। और ये जो है बौद्ध और जैन धर्म से पहले ही इनकी स्थापना होती है। मोखली गोसाल, ठीक है, तो मोखली गोसाल जो है इसके संस्थापक होते हैं। संस्थापक इसके कौन होते हैं, मोखली गोसाल। ठीक है, ये इसके संस्थापक होते हैं। और बेसिकली ये एक भौतिकवादी जो है संप्रदाय है और हम कह सकते हैं नास्तिकवादी संप्रदाय है। ठीक है, इनके जो है, इनके संप्रदाय के भिक्षुओं को ठहरने के लिए, ठीक है, यानी कि वर्षा काल में ये भिक्षु वैसे तो क्या है, घूमते रहते हैं। ठीक है, और ये जो है 12 महीने घूमते रहते, 3 महीने का वर्षा काल होता है। वर्षावास के लिए ये गुफाओं में निवास करते थे। उस समय ये घूम नहीं पाते थे, तो उस समय जो है आजीवक संप्रदाय को जो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अशोक ने गुफाएं जो है निर्माण करवाई आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं को ठहरने के लिए। ठीक है, जब हम बात करते हैं तो इसने बराबर की पहाड़ी को, बराबर की पहाड़ी यानी वो काटकर 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। ठीक है, तो जब बराबर की पहाड़ी को काटकर इसने जब 3 गुफाओं का निर्माण कराया
तो उसमें हम कह सकते हैं कि सुदामा, कर्ण चौपड़ और विश्व झोपड़ी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सुदामा। ये अशोक ने अपने शासन काल में, यानी पहली गुफा कौन सी है? सुदामा गुफा। ठीक है, अशोक ने अपने शासन काल के 12वें वर्ष में, तो शासन काल के 12वें वर्ष में इसको निर्मित करवाया। ठीक है, और ये सबसे पहली गुफा जो अशोक द्वारा निर्मित करवाई गई थी। ठीक है, तो सुदामा गुफा शासन के 12वें वर्ष में। इसको नयग्रोथ गुफा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नयग्रोथ गुफा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बराबर की पहाड़ी के बाद में कर्ण चौपाड़। ठीक है, ये जो कर्ण चौपड़ है या कर्ण चौपाड़ है, ठीक है, कर्ण चौपाड़ है वो जो है 19वें वर्ष में। ठीक है, तो 19वें वर्ष में जो है बेसिकली अशोक ने इस गुफा का निर्माण कराया। तो 19वें वर्ष में अशोक ने इस गुफा का निर्माण करवाया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि विश्व झोपड़ी। ठीक है, विश्व झोपड़ी, और ये विश्व झोपड़ी है बेसिकली ये अशोक ने जो है अपने शासन के 12वें वर्ष में, ठीक है, 12वें वर्ष में एक यहाँ गुफा मिलती है लोम ऋषि की। ठीक है, तो ये जो गुफा मिलती है लोमस ऋषि की गुफा, तो लोमस ऋषि की गुफा अशोक के जो यानी पौत्र थे, प्रपौत्र, अशोक के प्रपौत्र दशरथ ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, अशोक के प्रपौत्र दशरथ ने लोमस ऋषि की गुफा का भी निर्माण कराया। ये बहुत ही फेमस गुफा है लोमस ऋषि की गुफा। ठीक है, तो ये जो लोमस ऋषि की गुफा है ये अशोक के प्रपौत्र दशरथ ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि विश्व झोपड़ी की, कर्ण चौपाड़ की, ठीक है, और कर्ण चौपड़ इसको सही बोला जाता है, कर्ण चौपड़। ठीक है, ये शासन के 19वें वर्ष में इन्होंने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हमने जो है गुहा लेख से और जो शिलालेख से और अभिलेख के बारे में बात की। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यानी कि अगर हम बात करें तो अब हम एक एक राजा की बात करते हैं, यानी कि अब हम संस्थापक की बात करते हैं। जैसे हमने बताया कि यहाँ हमने वो सोर्सेज के बारे में बात की कि जिनके माध्यम से हमें पूरे मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। मेरे हिसाब से हमने वो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट बात कर ली जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हमको जो है यानी चंद्रगुप्त मौर्य की बात करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम जो है महान सम्राट कहलाता है, भारत का मुक्तिदाता कहलाता है। ठीक है, प्रथम महान सम्राट, मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य से जो है, चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर बहुत सारी जो है कहानियाँ चलती है। ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है के पिता जो थे वो यानी कि धनानंद की सेना, नंदवंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, जिसको ही क्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य हराता है, तो घनानंद की सेना में एक सैनिक थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के पिता की जो है मृत्यु हो गई, और ऐसा बोला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो राजकीलम नामक एक खेल खेल रहा था। कौन सा खेल? राजकीलम नामक। तो राजकीलम नामक एक खेल खेल रहा था। ठीक है, और उसी खेल जब वो खेल रहा था तो उस खेल में जिस अनुसार वो खेल रहा था तो चाणक्य की नज़र उसके ऊपर पड़ती है, और चाणक्य ने जिस खेल में वो जिस तरह से वो खेल रहा था और अद्भुत प्रतिभा से वो खेल रहा था, तो उस प्रतिभा को देखते हुए चाणक्य ने
उसको जो है 1000 जो है यानी मुद्राओं में कृषापण में खरीद लिया जाता है। तो चाणक्य उस व्यक्ति को 1000 जो है मुद्राएं देता है, कृषापण देता है, और उस कृषापण के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लेता है। और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है 8 साल तक तक्षशिला में जो है वो क्या करता है, 8 साल तक तक्षशिला में उसको जो है शिक्षा देता है। तक्षशिला जो उस समय की बहुत बड़ी जो है, हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कॉलेज या महाविद्यालय था, जिसमें चाणक्य उसको 8 साल की जो है शिक्षा दीक्षा देता है। और यानी कि जब वो गया चाणक्य के साथ में तो लगभग 16 साल का होगा। 8 साल की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद में 25वें वर्ष उसने धनानंद, यानी कि हम कह सकते हैं कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। तो नंद वंश के अंतिम शासक को हराकर अपने गुरु चाणक्य की सहायता से उसने नंद वंश की स्थापना की। ये एक जो है कहानी जो है प्रचलित है, और भी बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। तो हम जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त मौर्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक, ठीक है, शासन किया, ठीक है। 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक, 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो लगभग इसने 24 वर्ष तक शासन किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया। तो जब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की उपाधि या उपनाम, ठीक है, उपाधि या उपनाम चंद्रगुप्त मौर्य का, तो मैंने आपको बताया भारत का प्रथम महान सम्राट, भारत का प्रथम महान सम्राट, ठीक है, भारत का मुक्ति दाता, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता, भारत का ऐतिहासिक सम्राट और भारत का प्रथम महान सम्राट भी कहा जाता है। मुक्तिदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ। चंद्रगुप्त यानी कि नंदवंश के समय सिकंदर का आक्रमण घनानंद के समय, तो घनानंद के समय 326 ईसा पूर्व में, घनानंद के समय 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। तो भारत का कुछ इलाका जो था, यानी पंजाब और उसके आसपास का इलाका जो था, वो मकदूनिया यानी कि मकदूनिया शासकों के अधीन आ गया, यूनानी शासकों के अधीन आ गया था। सिकंदर यूनानी था, तो उन्होंने उन क्षेत्रों को जो है विजित कर लिया और अपने अधिकार में ले लिया। तो हम क्या थे, हमारा कुछ भूभाग जो था यूनानी जो है राज्य के अधीन आ गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इन जो है यूनानियों को खदेड़ा और ये सारा भारत को आज़ाद किया। इसलिए जो है भारत का क्या कहा जाता है, मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रथम महान सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने भारत का पहली बार राजनीतिक एकीकरण किया, इसलिए इसको प्रथम जो है महान सम्राट कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हमने बात की चंद्रगुप्त मौर्य की 322 में उपाधि और उपनाम, ठीक है। जैसे उपनाम में अगर मैं बात कहूँ तो उपाधि और उपनाम भी है। उपनाम में कुछ नाम हमको जो है कुछ विशेष नाम भी मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, कि कुछ लेखकों ने अलग अलग नाम बताए हैं। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ हम बात करते हैं। कुछ विदेशी लेखकों ने अलग अलग नाम बताए। तो विदेशी लेखकों ने अलग अलग नाम, जैसे विदेशी लेखक जस्टिन, ठीक है, मेगस्थनीज, स्टेरबो तथा
एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। ठीक है, तो ये जो लेखक है, लेखक जो है जस्टिन मेगास्थनीज स्ट्रैबो तथा एरियन, इन्होंने क्या कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस। तो इन्होंने क्या कहा है सेंड्रोकोटस। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने सेंड्रोकोटस कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को। जैसे मैंने आपको पुलटार्क का बताया, ठीक है, एपियन का बताया, तो इस तरह, और फिर फिलार्कस का बताया, आगे भी हमारी बात हुई है। तो हम एपियन तथा प्लूटार्क ने इसको क्या कहा है एंड्रोकोटस। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को। और फिलार्कस ने जो है इसको सेंड्रोकोप्टस कहा है। क्या कहा है सेंड्रोकोप्टस। तो फिलार्कस ने इसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोप्टस कहा है। तो इन विदेशी लेखों ने, कभी कभी हमारे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि किसने क्या कहा है, तो हमारा आंसर ये होगा। अब इसमें दोस्तों इसकी उत्पत्ति को लेकर, जैसे हाँ, किस व्यक्ति ने जो है इन सब नामों को ये बताया कि ये तीनों ही नाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य के हैं, तो ये नाम जो बताने वाले थे वो विलियम जोन्स थे। तो विलियम जोन्स ने पहली बार ये एशियाटिक सोसाइटी की तरह, एशियाटिक सोसाइटी जो थी उसके समक्ष प्रस्तुत होकर कहा कि ये नाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि विलियम जोन्स ने यानी इन नामों की जो है समीकरण किसके साथ बिठाया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। तो विलियम जोन्स ने इन तीनों नामों को क्या बोला था कि ये जो तीनों नाम हैं यूनानी लेखकों ने जो वर्णन किए हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। तो विलियम जोन्स ने इन नामों को चंद्रगुप्त के साथ समीकरण बिठाया। ठीक है, अब हमने बात की कि कुछ लेखकों को चंद्रगुप्त की उत्पत्ति के बारे में विवाद है। दोस्तों, चंद्रगुप्त की क्या उत्पत्ति हुई, क्यों, चंद्रगुप्त किस कुल का था, इसके बारे में बहुत सारे जो है इतिहासकारों के बीच में मतभेद है आपस में। ठीक है, कि उसकी उत्पत्ति के बारे में, उसके वंश के बारे में मतभेद है। ठीक है, तो ये मतभेद जो है वो अलग अलग इतिहासकारों या अलग अलग जो है पुस्तकों में या अलग अलग हम इतिहास की पुस्तकों में अलग अलग चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था वो शूद्र वंश का था। कुछ लोग बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो क्षत्रिय वंश का था। ठीक है, तो ये जो है कि किस उत्पत्ति का था, किस वंश का था, इसको लेकर बहुत सारी जो है हमको जो है विवाद देखने को मिलते हुए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। तो ब्राह्मण साहित्य जो ये कहते हैं, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति या वंश छोटा सा लिख लो, चंद्रगुप्त मौर्य का वंश। तो ब्राह्मण साहित्य है कहते हैं कि ये शूद्र वंश का था, शूद्र वंश। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य क्या कहते हैं, ये शूद्र वंश का था। बाकी जैन और बौद्ध साहित्य, ठीक है, जैन तथा बौद्ध साहित्य ये कहते हैं कि ये क्षत्रिय वंश का थे,
क्षत्रिय वंश का, ठीक है, जैन तथा बौद्ध साहित्य। और विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है, उसमें इसको वृषल जाति का बताया, वृषल जाति का यानी हीन कुल का बताया, कुलहीन बताया है, ठीक है। तो हीन कुल का, निम्न जाति का बताया है। तो मुद्रा राक्षस में विशाखदत्त की जो है मुद्रा राक्षस, इस मुद्रा राक्षस में इसको वृषल जाति का बताया है, ठीक है। कौन सी जाति का? वृषल जाति का बताया है, यानी कि निम्न कुल का बताया है, निम्न कुल का बताया है। बाकी अधिकतर इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय वंश का माना है। फिर भी अगर आपके एग्जाम में ये पूछ रहे कि ब्राह्मण साहित्यों में चंद्रगुप्त मौर्य को कौन से वंश का माना है, तो आपका आंसर होगा ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र वंश का माना है। जैन तथा बौद्ध साहित्य में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय वंश का माना है। और मुद्रा राक्षस ये किसके द्वारा लिखी थी? मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखदत्त के द्वारा लिखी थी, विशाखदत्त के द्वारा। तो विशाखदत्त की ये पुस्तक है, इसमें इसको जो है वृषल या निम्न कुल का बताया। तो मैं दोस्तों एक बार फिर से आपको जो है बता देता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य का समय ये है 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व, यानी 24 वर्ष तक इसने शासन किया है लगभग, ठीक है। और इसकी उपाधि और उपनाम भारत का प्रथम महान सम्राट और भारत का मुक्तिदाता, जो हमने बात कर ली, ठीक है। और कुछ जो है विदेशी लेखकों में, जिसमें जस्टिन, मेगस्ट्रीज, स्टेरबो और एरियन ने सेंड्रोकोटस का है चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है दोस्तों। ऐसे एपियन साहब है तथा प्लूटार्क है, इन्होंने जो है एंड्रोकोटस का है चंद्रगुप्त मौर्य को। और फिलाकस ने जो है सेंड्रोकोप्टस का है, क्या कहा है? सेंड्रोकोप्टस, ठीक है। तो इन्होंने सेंड्रोकोप्टस कहा है, ठीक है। और इन तीनों नामों का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के सामने बैठाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे विलियम जोन्स, ठीक है। और विलियम जोन्स ने ये कहा कि साहब ये तीनों नाम जो थे वो बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के नाम हैं, ठीक है। और इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत होकर ये बात कही थी, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के बारे में या उत्पत्ति के बारे में इतिहासकारों में मतभेद, और ये हमको जो है तीन बातें सामने आती है कि ब्राह्मण साहित्य तो इसको शूद्र वंश का कहते हैं, जैन तथा बौद्ध साहित्य इसको क्षत्रिय वंश का कहते हैं, तथा विशाखदत्त द्वारा मुद्रा राक्षस है उसमें इसको वृषल तथा या निम्न कुल का बताया जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि राजकीलम जो खेल खेल रहा था चंद्रगुप्त मौर्य, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य को के ऊपर दृष्टि चाणक्य की पड़ती है। चाणक्य को ये अद्भुत प्रतिभाशाली जो है, यानी कि हम कह सकते हैं अद्भुत प्रतिभाशाली जो है बालक लगता है। और चाणक्य ने उस व्यक्ति से जो है 1000 कृष्णापण में चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा और उसको ट्रेनिंग दी, शिक्षा के तौर पर तक्षशिला में ट्रेनिंग दी। और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं, जैसे जस्टिन ये कहता है कि वो जो है यानी कि सिकंदर की सेना में जो है कुछ दिनों तक भर्ती हुआ और वहाँ से वो सैन्य प्रशिक्षण करके आया। ये बात कितनी सच है ये अपने को मालूम नहीं है, फिर भी अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग कहानी है। और एक महाबोधिवंश जो है ग्रंथ है, उसमें ये लिखा गया है कि एक बालक को एक माता डांटती हुई कहती है कि तुम वही गलती कर रहे हो जो है चाणक्य ने गलती की थी। कि एक बालक उस समय क्या कर रहा था, वो गर्म रोटी बीच में से खा रहा था, तो उसकी माता ने उसको डांटा कि तुम वही गलती कर रहे हो जो चाणक्य ने जो है गलती की थी। कि मध्य देव जो केंद्र को पहले तुम जो है केंद्र पर अटैक करना चाहते हो और तुमने जो है बाहरी सीमा को तो ऐसे ही छोड़ दिया। तो जब ये बात जो है यानी कि चाणक्य के कान में पड़ी, जब चाणक्य वहाँ से गुजर रहा था तो चाणक्य के कान में ये बात पड़ी, तो चाणक्य ने अपनी नीति को बदला और उसने पहले उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को जीतने का निश्चय किया। फिर जो केंद्र में जो धनानंद बैठा था उसको जो है नष्ट करने का निश्चय किया। तो ये भी एक जो कथा है वो महाबोधि, और ये कथा शायद ऐसा माना जाता है चंद्रगुप्त को जो है उसकी माँ ये कह रही थी, ठीक है, समझा रही थी कि तुम भी वही गलती कर रहे हो कि रोटी को गर्म रोटी को बीच में से खा रहे हो। और वैसी गलती चाणक्य ने जो की थी
तो चाणक्य जब ये बात सुनता है तो अपनी पूरी की पूरी जो स्ट्रेटजी है या नीति है या अपनी योजना है, ठीक है, या अपनी परियोजना है, उसको चेंज करता है और जो है नए सिरे से चालू करता है। आज के लिए इतना ही। आगे के लेक्चर में हम चंद्रगुप्त रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बातें जो है वो बात जो हमारे एग्ज़ाम के लिए है वो बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।